हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिप्रेशन के इटियोलॉजी, सिम्टम्स, उसके टाइप्स, उसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इज़ ए वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग मैनी पीपल्स। यानी क्या है डिप्रेशन? क्या है? एक मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिजीज़ है जो क्या करती है, मोस्ट ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करती हैं, या एक बहुत ही वाइड स्प्रेड डिजीज़ है जो मैनी पीपल्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इट इज़ ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विथ डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड पुअर कंसंट्रेशन। अगर अपन मेन सिम्टम्स की बात करते हैं डिप्रेशन के, तो वो क्या क्या होता है? जैसे कि डिप्रेस्ड मूड होता है, मतलब कि पेशेंट का मूड जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहेगा। वो किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी जो होगी उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसके अंदर एक गिल्ट की रहेगा कि मतलब जो भी हो रहा है उसकी लाइफ में या दूसरों के लिए जो भी हैं तो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर कोई बात चल रही है तो किसी भी चीज़ में उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसा अपन ने पहले मेनिया देखा था, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल मेनिया के अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिस्क ऑफ डिप्रेशन इन मेल इज़ 8 to 12% एंड इन फीमेल इज़ 20 to 26%। तो अगर अपन मेल एंड फीमेल के अंदर इसकी बात करते हैं तो इसके जो चांसेस होते हैं वो फीमेल्स के अंदर अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें तो 2 गुना जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेल की तुलना में 2 गुना चांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अगर अपन इसके परसेंटेज की बात करें तो 8 to 12% पीपल्स को मेल को और 20 to 26% को फीमेल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन इज सीन इन इंडिविजुअल विदाउट क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशंस, डाइवोर्स और सेपरेटेड पर्सन। अगर अपन बात करते हैं डिप्रेशन की तो ऐसे लोगों में वो ज़्यादा देखने को मिलता है जिनके पास या जिनको किसी के साथ कोई क्लोज रिलेशन नहीं होता है या कोई भी क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं होते हैं, या जिनका डाइवोर्स हो चुका होता है, सेपरेटेड पर्सन होते हैं, अलोन होते हैं, उन लोगों के अंदर अपने को डिप्रेशन के इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन इज डिफाइंड एज एन इलनेस व्हेन द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर परसिस्ट एंड इंटरफेयर विद द पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन। यानी कि डिप्रेशन क्या है? एक ऐसी इलनेस है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी? फीलिंग ऑफ सैडनेस देखने को मिलेगी, होपलेसनेस देखने को मिलेगी, और डिस्पेयर परसिस्टेंट यानी लगातार उसको होपलेसनेस देखने को मिलेगी, निराशा उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगी। इंटरफेयर विथ ए पर्सनस एबिलिटी टू फंक्शन, और ये जो पर्सन की जो कोई भी काम करने की जो एबिलिटी होती है उसके अंदर इंटरफेयर करती है, यानी पर्सन किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा और वो अपना फंक्शन या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे बायोलॉजिकल थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूरोकेमिकल के अंदर क्या होता है? डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन एंड डिसरेगुलेशन ऑफ एसीएच एंड गाबा। यानी कि मोस्ट ऑफ केसेस जो डिप्रेशन के केसेस में देखा गया है कि उनके अंदर पेशेंट के अंदर जब सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो एसीएच एसिटाइलकोलिन और गाबा जो हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर भी अपने को डिसरेगुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये नेक्स्ट अपन देखते हैं जेनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मीन्स पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए या ऑफस्प्रिंग हो गई, तो वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर आते हैं। तो उनके अंदर अगर किसी को है तो उनको भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं या मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं तो उसके अंदर 70% चांस होते हैं डिप्रेशन होने के। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोक्राइन थ्योरीज के अकॉर्डिंग HPA इज एक्सिस इज माल फंक्शनिंग एंड एबनॉर्मलिटीज इन कॉर्टिसोल, थायराइड एंड हार्मोनल एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। यानी कि जब HPA एक्सिस मतलब जब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई भी माल फंक्शनिंग अपने को देखने को मिलती है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो कॉर्टिसोल या थायराइड हार्मोन होते हैं उनके मतलब उनके जो नॉर्मल लेवल होता है उसके अंदर भी अपने को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये एबनॉर्मलिटी अपने
को इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो केसेस होते हैं उसके अंदर मेनली अपने को डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्केडियन रिदम थ्योरीज। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सर्केडियन रिदम थ्योरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल्स। यानी सर्केडियन रिदम क्या करता है, अपने स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अराउजल एंड एक्टिविटी पैटर्न, पेशेंट के जो अराउजल हैं उसके एक्टिविटी पैटर्न को या फिर उसका हार्मोनल सिक्रेशन है उसको क्या करता है, सर्केडियन रिदम रेगुलेट करता है। ठीक है, तो चेंजेस इन सर्केडियम रिदम इंक्रीज चांस ऑफ डिप्रेशन। अगर सर्केडियम रिदम के अंदर किसी भी तरह के कोई चेंजेस आते हैं तो उस केस में अपने को देखने को मिलता है कि पेशेंट के अंदर डिप्रेशन होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, और सर्केडियम रिदम के अंदर चेंजेस होने के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे मेडिकेशंस होती हैं, सेडेटिव ड्रग्स होती है, बेंजोडाइजिपाइंस वगैरह, उनकी वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अपने को सर्केडियम रिदम के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सर्केडियम रिदम जो अपना सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है इसको, जो हाइपोथैलेमस का एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेंज इन ब्रेन एनाटोमी, लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर देखा गया है कि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर फ्रंटल लोब या सेरिबेलम या बेसल गैंग्लिया के वहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स का लॉस होता है, जिसकी वजह से भी अपने को डिप्रेशन के पेशेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइको सोशल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, डिप्रेशन रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट एंड फिक्सेशन इन ओरल सैडिस्टिक फेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि फ्रूड के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन है वो अर्ली, चाहे उसकी अर्ली एज ग्रुप में भी अगर वो किसी लव्ड ऑब्जेक्ट को खो देता है या फिर उसका ओरल सैडिस्टिक फेज होती है उसके अंदर फिक्सेशन हो जाता है। ओरल सैडिस्टिक फेज मतलब जो पर्सन की जो ओरल स्टेज होती है उसके अंदर जैसे बाइटिंग वगैरह जो माउथ से रिलेटेड वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर किसी टाइप का फिक्सेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट के अंदर बाद में डिप्रेशन देखने के मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डिप्रेशन इज अकर्स ड्यू टू रिपीटेड लॉसेज इन द पास्ट। अगर किसी पर्सन के अंदर उसके पास्ट में कोई बहुत सारे लॉसेज हुए हैं, हो सकता है वो फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं या किसी अदर जो लव्ड ऑब्जेक्ट है उनको अगर उसने खो दिया है तो उस कंडीशन में भी अपने को पेशेंट के अंदर डिप्रेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू नेगेटिव कॉग्निशन सच एज नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेल्फ एंड नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर पेशेंट की जो है वो थिंकिंग नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, पेशेंट को लगता है कि मेरे का जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, या बिल्कुल सही नहीं है, या मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जो होगा मेरे साथ बुरा ही होगा। तो इस तरह वो अपने फ्यूचर से, खुद से या इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपने नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर लेता है। तो उस कंडीशन में भी अपने को देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा कुछ जो पॉसिबल ही नहीं हो, इम्पॉसिबल को वो एक्सपेक्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट, और बाद में जब वो उसको नहीं मिलेगा तो वो उसके बारे में ऐसा सोचने लग जाएगा कि कोई कुछ भी नहीं बचा है, तो उसके अंदर भी अपने को डिप्रेशन के केसेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एग्जाम्पल डेथ, मैरिज, फाइनेंशियल लॉस। यानी कि उसकी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हुए हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई है, मैरिज, अचानक किसी की मैरिज हो जाती है, तो बहुत सारे केसेस में उसमें भी अपने को डिप्रेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। और किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन हो या फाइनेंशियल लॉस हो तो उस कंडीशन में भी अपने को डिप्रेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो अपने को देखने मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपीरियंस हो उसका, पहले कोई बहुत सारे लॉसेस वगैरह या बहुत सारे नेगेटिव उसके अंदर कोई भी इवेंट हुए हो उसकी लाइफ में, लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट, उसके पास कोई भी एडिक्वेट सपोर्ट नहीं हो, या उसके साथ कोई भी क्लोज रिलेशंस नहीं हो, किसी के साथ में वो पर्सन अलोन हो, इन कोपिंग स्किल या फिर उसकी किसी प्रॉब्लम को लेकर या उसकी कोपिंग स्किल जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर चांसेस होते हैं डिप्रेशन के डेवलप होने के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ए टिपिकल डिप्रेसिव एपिसोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स विच शुड लास्ट 2 वीक टू मेक ए डायग्नोसिस। यानी कि ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, अगर ये फीचर्स पेशेंट के अंदर 2 वीक या उससे ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं तब हमें उससे एज ए डिप्रेशन डायग्नोसिस करते हैं।
ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि मेनिया के अंदर जो सिम्टम्स है वो कितने दिन के होने चाहिए, 1 वीक के लिए। लेकिन अगर बात डिप्रेशन की हो रही है तो वहाँ पे अपन कितना टाइम करेंगे, 2 वीक। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं परसिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लीजर, यानी कि पेशेंट के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें लगातार सैडनेस रहेगी, उसका मूड जो है वो डिप्रेस्ड रहेगा, वो किसी भी एक्टिविटी में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेट नहीं लेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा या उसको लैक ऑफ प्लेजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। पेशेंट को किसी से कोई होप नहीं रहेगी, वो उसको लगेगा मेरी हेल्प करने के लिए कोई कुछ नहीं बचा है, या मेरी कोई भी कीमत नहीं है, मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है, अनरीजनेबल गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम, वो हर किसी चीज़ के लिए या ऐसी चीज़ें जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके लिए भी वो सेल्फ ब्लेम करेगा खुद को, और वो मतलब गिल्ट में रहेगा कि मेरी वजह से जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, सुसाइडल, नेक्स्ट अपन देखते हैं सुसाइडल थॉट्स एंड अटेम्प्ट। पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स आएंगे जब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है या सीवियर डिप्रेशन अपने को देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स या आइडिएशन आने लग जाते हैं और कई बार वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर देता है। ठीक है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, वो एकदम डल दिखेगा, कोई वर्क नहीं करेगा, ना वो अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स करेगा किसी चीज़ को लेकर के। एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, पेशेंट के अंदर अपने को एजिटेशन, रेस्टलेसनेस और अनईजीनेस की फीलिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है साइकोटिक सिम्टम्स। कई केसेस में अपने को साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेलुसिनेशन हो गया, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, पॉवर्टी एंड निहिलिस्टिक डेल्यूजन, यानी हेलुसिनेशन को पर्सन को किस जैसे कुछ ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन हो गया, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, तो उसके अंदर उसको देखने को मिलेगा, उसको लगेगा कि कोई मुझे बोल रहे हैं कि तुम अब नहीं रहना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए, तो वो उसमें उस केसेस में ऑडिटरी हेलुसिनेशन के केसेस में भी वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। या फिर डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, पॉवर्टी एंड निहिलिस्टिक डेल्यूजन, यानी कि पेशेंट को डेल्यूजन ऑफ गिल्ट होगा जिसके अंदर पेशेंट खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा हर एक एक्टिविटी के लिए। निहिलिस्टिक डेल्यूजन के अंदर उसको लगेगा कि अब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं बचा है, तो इस तरह उसका फिक्स बिलीफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोमेटिक सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सोमेटिक सिम्टम्स को अपन क्या बोल सकते हैं, मेलनकोलिक फीचर्स भी बोलते हैं और वेजिटेटिव साइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या होगी, डिक्रीज एपेटाइट एंड वेट लॉस, पेशेंट की एपेटाइट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अपने को पेशेंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग, मतलब पेशेंट क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग में ही जाग जाएगा, उसके अंदर अपने को इंसोम्निया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिएक्टिविटी टू प्लीजरेबल स्टिमुलाई ये उसके अंदर भी पेशेंट किसी तरह की कोई रिएक्टिविटी नहीं करेगा, उसको कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। अदर सिम्टम्स की बात करते हैं, डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन, पेशेंट को थिंकिंग में डिफ़िकल्टी होगी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिस्टर्बेंस, पेशेंट के अंदर मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। एपैथी होगी, यानी पेशेंट के अंदर किसी भी तरह के कोई इमोशंस नहीं बचेंगे। एनेडोनिया होगा, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिनमें वो प्रीवियसली जो इंटरेस्ट लेता था उनमें भी उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन के बारे में। यहाँ अपन बात करेंगे ICD-10 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके मतलब अलग अलग टाइप्स अपने को देखने को मिल सकते हैं, जैसे ICD-10 के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकते हैं, DSM-5 के अकॉर्डिंग होते हैं जिसके अंदर उसने अलग ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ अपन देखते हैं ICD-10 के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो F32.0 के अकॉर्डिंग इसमें रखा गया है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड। माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर अपने को पेशेंट को क्या आएंगे, लेस देन 2 वीक के अंदर उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इरिटेबिलिटी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये सिम्टम्स अपने को माइल्ड डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपन उसको मॉडरेट कब बोलेंगे, जब क्या होगा, पेशेंट के अंदर सोमेटिक सिम्टम्स जैसे कि डिक्रीज एपेटाइट, वेट लॉस या लैक ऑफ स्लीप वगैरह, तो सोमेटिक सिम्टम्स होंगे। उसके साथ में पेशेंट के अंदर सुसाइडल आइडिएशन, भले ही वो अटेम्प्ट ना करता हो लेकिन उसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन होने लग जाए या हेल्पलेसनेस की फीलिंग होने लग जाए, तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, यानी पेशेंट के अंदर डिप्रेशन के एपिसोड जो होंगे वो सीवियर होंगे लेकिन कोई साइकोटिक सिम्टम्स अपने को जैसे कि हेलुसिनेशन या डेल्यूजन वगैरह अपने को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे फ्लैट अफेक्ट होगा, यानी कि पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई इमोशंस नहीं होगा। ठीक है, और गिल्ट है, वर्थलेसनेस है, ये चीज़ें अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है
सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम, इसके अंदर सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड के साथ पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम जैसे हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन वगैरह भी अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटिपिकल डिप्रेशन की। एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि अपने को पेशेंट के अंदर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर पेशेंट को किसी तरह की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है या पॉजिटिव उसको मोटिवेशन दिया जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट का क्या हो जाता है, मूड जो होता है वो एलिवेटेड हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। जैसे पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को हाइपरसोमनिया देखने को मिलेगा या उसकी एपेटाइट या जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड अनस्पेसिफाइड, यानी कि इसके अंदर पेशेंट के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन अपन उसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन काउंट करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड अनस्पेसिफाइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को पेशेंट के अंदर बार बार डिप्रेशन के सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, बार बार उसके अंदर सैडनेस वगैरह, लॉस ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे सबसे पहले है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री क्या होता है, ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसके अंदर पेशेंट क्या करेगा, खुद मतलब ये क्या होता है, सेल्फ कंडक्ट किया जाता है और इसके अंदर पेशेंट को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं ये, ठीक है, तो इस तरह कर करके, ठीक है, तो इस तरह बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री होती है जिसके अंदर अपन को क्या देखते हैं, 21 ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। इसी तरह से तो उसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो पेशेंट के अंदर जिस तरह अपने को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन उसको टिक करेंगे। जैसे कि क्या है, जैसे 0 मार्क्स देंगे, आई डू नॉट फील सैड, यानी कि पेशेंट अगर सैड फील नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, 0 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, आई फील सैड मच ऑफ द टाइम, मैं मोस्ट ऑफ टाइम पे जैसे सैड फील करता हूँ तो 1, आई एम सैड ऑल द टाइम, मैं हमेशा सैड फील करता हूँ तो 2, आई एम सो सैड और अनहैप्पी दैट आई कांट स्टैंड इट, तो वो अगर बहुत ज़्यादा सैड फील करता है या अनहैप्पी रहता है तो उस कंडीशन में अपन उसको 3 देंगे। तो इसी तरह अलग अलग सिम्टम्स को लेकर, जैसे फेलियर वगैरह को लेकर हैं, उसको इन्जॉय को लेकर हैं, उसकी गिल्ट को लेकर हैं, तो इस तरह अपन उसके अंदर उसकी इन्वेंट्री होगी जिसके अंदर उसको उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हैमिल्टन रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन। जिस तरह बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है उसी तरह हैमिल्टन रेटिंग स्केल होता है, उसके अंदर भी अपन पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको स्कोर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेक्सामेथासोन डिप्रेशन सप्रेशन टेस्ट शो फेलियर टू सप्रेस कोर्टिसोल सिक्रेशन इन डिप्रेस्ड पेशेंट। यानी कि अपन क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जिस तरह अपन कुशिंग सिंड्रोम के अंदर और डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं उसी तरह पेशेंट के अंदर अपन डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर मतलब पहले पेशेंट को डेक्सामेथासोन जो है डेक्सामेथासोन देते हैं ताकि बाद में अपन उसका अगले नेक्स्ट डे अपन उसके अंदर कोर्टिसोल जो हार्मोन्स जो होते हैं उसके अंदर अपन उनका लेवल देख सकें। ठीक है, तो इसके अंदर पेशेंट जो डिप्रेशन का पेशेंट होंगे उसके अंदर अपन देखते हैं कि फेलियर टू सप्रेस कोर्टिसोल सिक्रेशन इन डिप्रेस पेशेंट, यानी कि वो इसके अंदर डेक्सामेथासोन है वो कोर्टिसोल के सिक्रेशन को डिप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग इन ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन, यानी कि अगर कोई ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन है, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा किसी ड्रग लेने की वजह से अगर डिप्रेशन हुआ है तो उस कंडीशन में अपन टॉक्सिकोलॉजी करेंगे या ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके थ्रू अपन लगा सकते हैं कि किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से तो सिम्टम्स अपने को पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट के अंदर ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेशेंट के अंदर अपन साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे साइकोफार्माकोथेरेपी। इसके अकॉर्डिंग अपन एंटी डिप्रेसेंट मेनली यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी SSRI हो गई, TCA हो गई, MAOI होगी। जैसे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स क्या करेगी, जो सीरोटोनिन का रीअपटेक होता है तो उसको इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से सीरोटोनिन का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे फ्लोक्सेटिन हो गया, सर्ट्रालिन हो गया, तो ये ड्रग्स अपन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट,
ये इन सब जो ये सारी ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट, उनका एक ही काम होता है सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे एमिट्रिप्टिलिन है, क्लोमिप्रामाइन हो गई, तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं। MAOI हो गई, जिसके अंदर मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स देते हैं, जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसको इनिबिट करता है। और MAO जो मोनोअमाइंस होता है वो अपने को सीरोटोनिन को बनाने के लिए एक प्रीकर्सर के रूप में वर्क करते हैं, या रॉ मटेरियल है मोनोअमाइन जो सीरोटोनिन के लिए। तो इसके अंदर आइसोकार्बोक्साजाइड वगैरह अपन दे सकते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल थेरेपीज़। अपन इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं ECT, यानी पेशेंट के अंदर मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एंडोजिनस केसेस के अंदर अपन पेशेंट को ECT देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट है लाइट थेरेपी टू रिलीव सीजनल डिप्रेशन, यानी पेशेंट के अंदर सीजन की वजह से या वेदर चेंजेस की वजह से अगर डिप्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को लाइट थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ओरेक्सिन हॉर्मोन्स हैं उनके उसका लेवल बढ़ेगा और पेशेंट के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक रेज का यूज़ करते हैं पेशेंट को स्टिमुलेट करने के लिए। उसके क्रेनियम के अंदर अपन मतलब बाहर से ही उसको मैग्नेटिक रेज देते हैं, जिसकी वजह से अपन उसके अंदर के जो नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट कर सकें। उसी तरह वेगस नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, जिसकी तरफ अपन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उसके डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम किया जा सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइकोसोशल ट्रीटमेंट। साइकोसोशल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारी थेरेपीज़ अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइकोथेरेपी हो गया, कॉग्निटिव थेरेपी हो गया, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। तो ये सारी थेरेपीज़ अपन यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, या उसको ग्रुप, जैसे बहुत सारे डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं तो उन सबको एक ही ग्रुप में, ताकि वो अपने डिजीज़ को अच्छे से समझ के उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे। फैमिली में अगर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन फैमिली थेरेपी देंगे, या उसके अंदर जो आइडिएशन आ रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी देंगे। तो इस तरह अपन बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।